सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला यह है कि पहले आज सारा दिन अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख के हवाले से कि उन्हें मुख्तलिफ अदालतों में ले जाया गया क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमात हो गए। एक तो कल के इशू के ऊपर था जो ज़िमनी इलेक्शन में, लेकिन उससे पहले उनके खिलाफ 2 मुकदमात थे जिन पर गिरफ्तारी कल ही कर दी गई। अब एक गिरफ्तारी यहाँ पर हुई और उसके बाद एक हंगामा बपा है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया कि हलीम आदिल शेख साहब ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की है, तो क्या कानून खामोश रह जाए? अगर ऐसी ही गिरफ्तारी कहीं और हो तो क्या तरीकाकार हो? इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे बड़ा एक अहम मामला है, वो है सेनेट इलेक्शन का। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन के हवाले से आज जो सदारती रेफरेंस उस पर समाअत हुई और कल तक के लिए समाअत भी मुलतवी हो गई है। देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट क्या अहकाम देती है कि सीक्रेट बैलेट या ओपन बैलेट का मामला वो सेनेट के इलेक्शन में होगा या नहीं। मामला यह है कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं जो बार बार एतराज़ात भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं मुख्तलिफ सेनेट की टिकट्स के ऊपर, और दूसरी जानिब PDM ने कुछ मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं वो खड़े कर दिए, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी सबसे अहम नाम है। यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी और नाकामी के कितने मामलात हो सकते हैं, उस जोड़ तोड़ पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज्ञान चंद साहब, जो अभी हाल ही रिटायर भी हुए हैं सेनेट से। बहुत शुक्रिया ज्ञान चंद साहब आपके वक्त का। इमरान याकूब साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान याकूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज्ञान चंद साहब, पहले तो आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मैं रद्द अमल ये लूँगा कि हलीम आदिल शेख साहब कल गए, उससे पहले उनके खिलाफ मुकदमात हैं और वो कहा जा रहा है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जो आप चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से उनके खिलाफ, क्योंकि वो ज़्यादा सख्त लहजा है, ज़्यादा सख्त आवाज़ है, चाहे वो असम्बली में चाहे असम्बली के बाहर, इसलिए उनको दबा लिया जाए तो सिंध में PTI को दबाना आसान हो जाएगा। क्या ऐसा ही है? देखें, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा तनकीद को वेलकम किया है, लेकिन ये सख्त आवाज़ नहीं, ये बदतमीज़ आवाज़ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक बात ये। दूसरी बात, जहाँ तक उसकी गिरफ्तारी है तो वो हथियार लेकर, अपना पूरा प्रोटोकॉल लेकर पोलिंग स्टेशंस को डिस्टर्ब करने जा रहा था। और वहाँ पे आपने भी फुटेजेस देखे होंगे, वहाँ पे उन्होंने फायरिंग की है, लोगों को हिरासा करने की कोशिश की है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया और इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टिव दिए कि इसको हल्के से पकड़कर बाहर कर दिया जाए और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कानून हरकत में आया है। कल मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी इलेक्शन हो रही है। मैं अगर कहीं पे किसी पोलिंग स्टेशन पे हथियार उठाकर चला जाऊंगा तो मैं कोई भी हूं, तो कानून तो हरकत में मेरे खिलाफ भी आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसको चाहिए था कि वो अपने स्टेटस का भी ख्याल करते। इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, जिस हल्के में इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे कैसे मूव किया जाता है, अपने हथियारों के साथ आप जा नहीं सकते इलेक्शन डे पे। इनको अपने घर में बैठना चाहिए था। क्या पार्टी के इनके इतनी जो साबित हो गया कि इनकी पार्टी वहां पे कमजोर है, तो वो तो साबित हो चुका, बायपोल साबित हो चुका। तो ये किसके लिए वहां पे उस पोलिंग पे क्या करने गए थे जब पाबंदी है कि कोई भी पार्लियामेंट्रेन किसी पोलिंग स्टेशन पे नहीं जा सकता है? वो कहते हैं आज हलीम आदिल शेख साहब ने गुफ्तगू में भी ये कहा कि फायरिंग भी हम पर हुई, मुकदमा भी हम पर कर दिया गया और गिरफ्तार भी हमें कर लिया गया। तो उनकी तो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो दिखाते रहे कि जनाब यहाँ पर फायरिंग हुई है हम पर। तो ये क्या मामला है? जो फायरिंग करने वाले लोग हैं क्या वो भी उन्हीं के अपने थे? देखें, एक तो इन पे एतबार नहीं किया जा सकता हलीम आदिल शेख से इमरान खान की बातों पे, लेकिन दूसरी बात है ये पोलिंग स्टेशन पे क्या करने गए थे? अगर फायरिंग की इनकी बात भी सच्ची मान ली जाए, क्या इनको ये पता नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है सिंध असेंबली में, कि पोलिंग डे पे हलीम आदिल शेख को इस तरह से इतनी गाड़ियों में किसी भी पोलिंग स्टेशन पे नहीं जाना चाहिए। वो आप उस पोलिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या डिफेंड करें? एक इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दिया है, इंतजामिया ने उस पर अमल किया है, इसमें हमारा तो आता चाहता भी नहीं है ना जो पोलिंग स्टेशन पे हुआ। सही। तो ये तो सिंध गवर्नमेंट का कोई ना मामला है ना पीपल्स पार्टी का मामला है। उसने जो अमल किया उस अमल के रिएक्शन में एक्शन हुआ।
और वो जाने, उनका काम जाने, क्योंकि यहाँ पे हम तो चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो। यहाँ पे पीपुल्स पार्टी जीत रही थी, हम क्यों उसके ड्रामा करेंगे? इसको तो छूट। सही। अच्छा, फेयर इलेक्शन के मामला कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हलीम आदिल शेख साहब का तो अब मामला तो जो है वो उमरकोट में सही ड्रामा करते हैं। ठीक। अच्छा, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं ज्ञानचंद साहब। ये सेनेट के इलेक्शन में अब मामला अदालत भी अब फैसला करेगी कि किस तरह के हैं, लेकिन सेनेट इलेक्शन में अब बार बार हुकूमत ये बात कर रही है कि इस वक्त वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाना चाह रहे हैं। वो ओपन बैलेट के जरिए सारे अमल को, जो खरीदो फरोख्त के साथ हो रहा है, ताकतवर आदमी पैसे के जरिए अपना सेनेट इलेक्शन जीत जाता था और पार्टियां भी एक ताकतवर शख्स को दे देती थी। बहुत सारे ऐसे आम पर्सन भी हैं जिनको पार्टियां टिकट देती, वो भी कामयाब होती। तो इस सारे अमल को रोक लिया जाए, जिसके पास जितनी नशिस्तें हैं उसका उतना हिस्सा हो जाए। इसमें अब आपकी जमात के दीगर अपोजिशन जमात में क्यों रुकावट हो रही है? ये इनको तब याद नहीं आया था जब सेनेट में नो कॉन्फिडेंस हो रहा था। ये इनको खैबर पख्तूनख्वा में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को एमपीएस पीटीआई के प्रपोज कर रहे हैं, वहां पे इनको पता नहीं चल रहा है। ये 2.5 साल 3 साल सोए हुए थे, इनको पता नहीं था कि सेनेट का इलेक्शन होना है, वो कैसे होना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसका इनको पता नहीं था। हाँ, इनको तो पता नहीं था, इनको ये पता नहीं है। अब आ गया ना, अब ख्याल आ गया जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। ये वादा तो आप लोगों का है ज्ञानचंद साहब, आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये वादा है 2006 का कि जो ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की खुद आपका अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वादा है। अगर आप लोग नहीं पूरा कर सके तो कोई और जमात पूरा कर रही है तो करने तो देना। वो पूरा नहीं कर रही है, उसको फैसल वाबदाब को जितवाना है। बाकी जो डोयल नेशनल्स है उनको लाना है। ये सिर्फ सेनेट इलेक्शन का नहीं है, उसके सिवा उस टाइम पे जब सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं उस टाइम पे इनको बात करनी थी। ये सेनेट इलेक्शन होने दे, उसके बाद देख लेंगे। इनके सिफों में जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको ये काबू करने के लिए सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, और ये धांधली का प्रोग्राम नहीं बनाया है। सेनेट इलेक्शन से पहले इमरान खान अपने पार्लियामेंट्रियन को 50-50 करोड़ के फंड्स देने का ऐलान करता है। ये जो वीडियो जाहिर हुए उसमें कौन बैठे हुए हैं? पीटीआई वाले ही बैठे हुए हैं। उनको ये बेचारे, अगर ट्रांसपेरेंसी इनको प्यारी होती तो वो करते। ट्रांसपेरेंसी इनको अगर प्यारी होती तो हलीमा बाजी की भी बात होती। वो सर वो तो ट्रांसपेरेंसी उनको, वो तो उन्होंने उसी वक्त पिछले 3 साल पहले के सेनेट इलेक्शन में भी उन्होंने अपने मेंबरान को फारिग किया कि जिन पर उनको शक था, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो भी फैसला हुआ कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं उन लोगों को उन्होंने फारिग भी किया केपीके से। लेकिन अब वहां तो एक्शन हुआ, आपके इधर एक्शन नहीं हुआ। अब अगर आप 10 मेंबर सिंध असेंबली में खड़े कर रहे हैं, 10 मेंबर्स के लिए तो आपके पास वोट भी नहीं है, तो किस बिना पर आपको लग रहा है कि आपके 10 मेंबर सिंध असेंबली से कामयाब हो जाएंगे? देखिए, सिर्फ पीटीआई नहीं है, पीटीआई के अलावा बाकी पार्टीज भी हैं, और उसके सिवा एक इंडिविजुअल जो फ्रीडम की भी बात हो रही है। एक मेंबर जो बन जाता है वो पार्टी का गुलाम नहीं होता। फिर तो आप डिसाइड कर लें कि कितनी सीटें किस पार्टी के मेंबर्स बनते हैं। ये इलेक्शन प्रोसेस में जाने की क्या जरूरत है? सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की है, ज्ञानचंद साहब सेम यही लफ्ज किए हैं। उन्होंने कहा ओपन बैलेट हो, सीक्रेट बैलेट हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसकी जितनी नशिस्तें बनती हैं उनको फिर मिलनी चाहिए। ये आज उनके रिमार्क्स थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए। नहीं, रिमार्क्स तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात कर रहा हूं कि ये भी है, अगर ये है कि देखें, मोहतरमा रुबीना खालिद साहबा केपीके से सेनेटर मुंतखब हो गई, इतनी बड़ी वोटों की तादाद उनको चाहिए थे, आपके पास मेंबर नहीं थे आज से 3 साल पहले, लेकिन वहां पर मुंतखब हो गए। क्या एनपी के अलावा बाकी पार्टियां भी है? वो पार्टीज, 2 पार्टीज के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग होती है ना? सही। तो डिफरेंट पार्टीज के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे आप निकाल सकते हैं और यकीन निकाला जाए। लेकिन बात जहां पे आकर होती है कि इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं वो पार्लियामेंट को अहमियत देते, पार्लियामेंट में जाकर उस पर बात करते, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करते, वो तो कुछ नहीं हुआ। अब जब उनको पता चला कि आप जब से सेनेट इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है, पीटीआई डिसाइड नहीं कर पा रही है कि इनके कैंडिडेट कौन होने चाहिए, किसी को टिकट देकर उसके वापस लिया जा रहा है, इनके इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, इनके पुराने वर्कर्स जो हैं वो जुलूस निकाल रहे हैं। इन्होंने तो अपने एटीएम्स को नवाजा हुआ है ना, एक आधा कोई
आज आ रहा है पीटीआई का पुराना वर्कर, वो अलग बात है। तो इमरान खान जिसको टाइम नहीं था, वो कुत्तों को बिस्किट खिला रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट्री के लिए टाइम नहीं था। वो एक बैठक लगाए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं तो कोई हमसे राब्ता करे। तो ये इनकी नाकामियां जो हैं वो जाहिर हो रही हैं। वो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनको कौन सा खतरा है? अगर खतरा जिस इमरान खान के लफ्जों में कि हम पछताएंगे, तो हम पे पछताने दें। आपको हमसे कब से हमदर्दी होने शुरू हो गई है। आप जब फारिग हो जाएं तब बैठकर अपोजिशन से बैठा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमेशा सब स्टेक होल्डर्स को आपस में बिठाकर उनको एतमाद में लेकर किया जाता है, चाहे वो एक पार्टी में एक मेंबर हो, उनके साथ कंसल्टेशन है। उन पार्टी से भी कंसल्टेशन की जाती है जो पार्लियामेंट में नहीं होते। सिविल सोसाइटी का भी इनपुट लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इमरान खान की तरह के भी नींद से जगह उसको ख्याल आया कि मुझे करनी है, ऐसे नहीं होती है। ये मुल्क की मफादात के, मुल्क के सिस्टम के सिलसिले में फैसले करने होते हैं। सब लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश की जाती है, हमेशा ऐसे होता रहा है। अच्छा ज्ञानचंद साहब, कितनी कामयाबी की उम्मीद है साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से कि वो अब्दुल हफीज शेख साहब के मुकाबिल सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं? क्योंकि नंबर गेम में अभी पीछे हैं, लेकिन खुफिया बैलेटिंग है, उसमें कुछ भी हो तो आप लोगों को क्या उम्मीद है यूसुफ रजा गिलानी साहब के सेनेटर मुंतखब होने की? देखिए, हम कॉन्फिडेंट हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे, क्योंकि लोग समझते हैं कि इमरान खान ने डिलीवर नहीं किया। इमरान खान ने जो साउथ पंजाब से वायदे किए थे, इमरान खान ने जो महंगाई में सस्ताई करने के वायदे किए थे, इमरान खान ने जो करप्शन फ्री पाकिस्तान के वायदे किए थे, इमरान खान ने जो कर्जा ना लेने के वायदे किए थे, इमरान खान ने पूरी एक लिस्ट है जिसके वायदे किए हैं, आप लोग इसको गिनवाते रहते हैं। उनमें से कोई वायदा पूरा नहीं किया। इन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकी है सुनहरे ख्वाब दिखाकर। तो लोग इसको वोट करने के लिए तैयार नहीं है। इधर वो यूसुफ रजा गिलानी को वोट करेंगे और एब्सटेंड करेंगे, डबल ठप्पे लगाएंगे, लेकिन इमरान खान के कहने पे वोट देने पीटीआई वाले भी नहीं जा रहे हैं। वही डर है जो इमरान खान को खाया जा रहा है, उसकी नींदें हराम कर चुका है। तो हम समझते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी ही जीतेंगे और अच्छी खासी मार्जिन से जीतेंगे। सही। अच्छा, अपने नाज़रीन को मैं भी एक खबर के तौर पर देते चलें बहैसियत एक सहाफ़ी भी, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब ने ख़ुद बाकायदा तौर पर कुछ 4 लोगों की ड्यूटी लगा दी है, जिनमें परवेज़ खटक साहब मौजूद हैं, असद कैसर साहब है, KPK पर वो नाराज़ अरकान और ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप जो है PTI में एग्जिस्ट करता है उसके हवाले से वो नज़र रखेंगे। और पंजाब में शाह महमूद कुरैशी साहब और फिर साथ ही साथ चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब है, उनकी ड्यूटी है कि वो इन तमाम लोगों पर नज़र रखी जाए, क्योंकि जनूबी पंजाब में एक बड़ा अहम मामला है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो और जहांगीर तरीन साहब की बाकायदा तौर पर बड़ी क्लोज रिश्तेदारी है। मखदूम अहमद महमूद साहब के जो है वो हमशीरा जहांगीर तरीन साहब के घर है। तो ये बड़ा एक क्लोज सा एक रिलेशन है जहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं किसी भी वक्त में। तो इसलिए MNS के हवाले से भी ख़ास तौर पर और MPS के हवाले से भी ये 4 बड़ों की ड्यूटी भी इमरान खान साहब ने लगाई है कि आप नज़र रखें उन लोगों पर जिन पर शक हो सकता है। इमरान याकूब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये कुछ खबरें भी हम दे रहे थे, लेकिन आपका तज्ज़िया और आपकी खबर ज़्यादा मोतबर भी मानी जाती है। इमरान साहब, इस वक्त वाकई PTI पंजाब के लेवल पर और मरकज़ के लेवल पर परेशान है सेनेट इलेक्शन को लेकर अगर वो खुफिया बैलेटिंग होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PTI बिल्कुल परेशान है। उसकी परेशानी की एक वजह भी बनती है। अगर आप देखें, सियासत जो है वो हमेशा मफरूजों के बिना पर होती है, और मफरूजे जो है वही बाद में हकीकत का रूप लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी क्या सियासत के रमूज नहीं समझते? क्या साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद से जो PDM का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किया गया तो उसकी बुनियादी कोई वजह नहीं। ये साबिक वजीर आजम को सिर्फ जलील या शर्मिंदा खड़ा किया गया। PDM ने तो उनको इसलिए वहां से टिकट दिया है कि वो PDM ने इस तरह से, आप लिख लें मेरी बात, कि अगर यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कामयाब हो जाते हैं तो आपके नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट होंगे। और बात सिर्फ ये कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, बल्कि उसके बाद आप ये भी समझ लें कि तहरीक अदम इत्मीनान जो है उसका रास्ता एक खुल जाएगा। असल में ये चीज ये साबित करेगी कि क्या अंपायर अभी भी पूरी तरह से वजीर आजम के साथ खड़ा है या अंपायर गैर जानिबदार हो गया। और अंपायर की तरफ से
क्या कहीं ये जो मामला चल रहे थे कि जनाब अब एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल कर ली है, तो क्या वाकई इसमें हकीकत है? ये सारी चीजें आपको अगले चंद दिनों में वाज़ेह होती नजर आ जाएंगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो ये बात की है, जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों की ये जिम्मेदारी लगाई है कि आप इलेक्शन पे अपने लोगों पे नजर रखें, उन्हें ना सिर्फ इस बात का पूरी तरह इदराक है, बल्कि वो समझते भी हैं कि ये सेनेट के इलेक्शन उनका पूरा पांसा खेल का बदल सकते हैं। इसलिए इमरान साहब जे जो आए की अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम नून की बात करें तो क्या वो गिलानी साहब को पूरी तरह से 110% वोट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। उसकी बुनियादी वजह को आप समझे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीडीएम की सियासत जो है वो इस वक्त एक दुराहे पे खड़ी है। अगर मौलाना फजलुर रहमान या मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट नहीं करते तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकते। मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और सदर आसिफ जरदारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।